ये कक्षा 12 विषय रसायन विज्ञान के अध्याय 9 की, जिसमें आज हमारा टॉपिक है उपसह संयोजी यौगिक। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखिए, उपसह संयोजी यौगिक या जटिल यौगिक के बारे में स्टडी करने से पहले थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं, तब इस चैप्टर की तरफ चलेंगे। कि हमारे पास जो जटिल यौगिक है उस जटिल यौगिक आखिर होते क्या हैं। देखिए, आपके पास एक आयन है, सपोज कीजिए हमारे पास है K4Fe का होल 6 है हमारे पास। ये एक आयन है, इसे यदि जल में घोल दिया जाए तो ये कुछ इस प्रकार से टूटेगा। पोटेशियम आयन अलग निकल जाएंगे और FeCN का होल 6 4 नेगेटिव जो है ये अलग निकल जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ ये जो आयन है ये पोटेशियम आयन है, यहाँ पर ये जो आयन है ये जटिल आयन है। जटिल क्यों कह रहे हैं इनको हम? जटिल आयन। इन आयन को हम जटिल आयन क्यों कह रहे हैं? इन आयन को जटिल आयन इसलिए कह रहे हैं कि यदि हम इन आयन को जल में घोलें तो जल में घोलने पर ना तो ये Fe का टेस्ट देंगे, ना ही ये Cn का टेस्ट देंगे। सीधा जो टेस्ट देंगे FeCN का होल 6 4 माइनस का टेस्ट देंगे। जबकि एक दूसरे प्रकार के आयन होते हैं, जैसे फिटकरी की होती है, आप देखें तो फिटकरी जो होती है आपकी वो होती है K4Fe यदि आप फिटकरी को देखें तो फिटकरी आपकी होती है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2। यदि इन आयनों को जल में आप घोलें तो आपके पास पोटेशियम आयन बाहर निकल जाएंगे, एल्यूमिनियम जो आयन है वो बाहर निकल जाएंगे, और जो सल्फेट आयन है वो बाहर निकल जाएंगे। तो यहाँ पोटेशियम आयन का भी टेस्ट देगा, एल्यूमिनियम का भी देगा और सल्फेट का भी देगा। तो ये एक सामान्य डबल साल्ट है। जबकि यदि इसकी बात करें, ऊपर वाले आयन की बात करें, तो ये पोटेशियम का और एक जटिल आयन का, ठीक है, जो जटिल आयन है उनका टेस्ट देगा। तो वे यौगिक जिनमें जटिल आयन होते हैं वे जटिल यौगिक या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाते हैं। तो हमारे पास K4FeCN6 क्या है? जटिल आयन है। और जिस रसायन विज्ञान के अंतर्गत हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का अध्ययन करते हैं वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहलाती है। तो चलिए अब इसको स्टडी करते हैं कि उपसहसंयोजी यौगिक या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखिए, कक्षा 12 विषय रसायन विज्ञान में जो हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही है कि सभी संक्रमण तत्व संकुल आयन बनाने का विशिष्ट गुण प्रदर्शित करते हैं। संक्रमण तत्व से मतलब ये है हमारा कि डी ब्लॉक के एलिमेंट, इनको ही संक्रमण तत्व कहा जाता है और ये ही संकुल आयन या जटिल आयन बनाते हैं। संकुल आयन कौन सा था? K4FeCN का होल 6 4 माइनस जो था ये संकुल आयन था, ठीक है, बनाने का विशिष्ट गुण प्रदर्शित करते हैं। और यौगिक जिनमें संकुल आयन उपस्थित होते हैं उपसहसंयोजक यौगिक या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाते हैं। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिनमें उपसहसंयोजक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है उपसहसंयोजक रसायन कहलाती है, ठीक है। आपके पास अगली चीज़ है द्विक्लवण या उपसहसंयोजक यौगिक, यानी डबल साल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जब दो या दो से अधिक स्थायी लवणों के एक रस समीकरण मिति यानी सरल आणविक अनुपात से युक्त विलयन को वाष्पित किया जाता है। दो या दो से अधिक स्थायी लवण है आपके पास और उनको आप उस विलयन को आप वाष्पित कर रहे हैं या साधारण रूप से मिश्रित कर रहे हैं, तो नए क्रिस्टलीय यौगिक यानी दोनों लवण आपस में जुड़ गए जो आणविक या योगात्मक यौगिक कहलाते हैं, बनते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। आपके पास दो अलग अलग लवण हैं, उनको आपने वाष्पित किया, वाष्पित करके वो योगात्मक यौगिक बनाते हैं, वो जुड़ जाते हैं। जैसे तो ये दो तरह के द्विक्लवण है, उपसहसंयोजी यौगिक है। तो सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? द्विक्लवण की बात कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर KCl MgCl2 ये दो लवण हैं, इनको वाष्पित किया हमने तो ये आपस में जुड़ गए, योगात्मक यौगिक इसीलिए तो कहलाते हैं। अब ये दो तरह के हो गए, द्विक्लवण या जालक यौगिक, डबल साल्ट। देखिए, जो योगात्मक यौगिक हैं यदि इसमें आप जल में घोल दें, ठीक है, यहाँ इसको किस में घोलते हैं? जल में, तो इसकी जो निर्माणकारी आयन है उन सभी का टेस्ट दे रही है, यानी पोटेशियम का दे रही है, Cl का दे रही है, मैग्नीशियम का दे रही है, जल निकल रहा है बाहर। ऐसे ही आपका पोटासियम है, पोटासियम में K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइज और 24H2 जल है। तो यहाँ पर ये पोटेशियम है, एल्यूमिनियम है, सल्फेट है, इनके टेस्ट बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जैसा कि मैंने पोटासियम का एग्जाम्पल अभी लिया भी था, तो ये इस तरह के यौगिक हैं यदि जल में घोल दिया जाए तो जो निर्माणकारी आयन है उन सभी का ये टेस्ट देते हैं। अब आपके पास है उपसहसंयोजी यौगिक या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कौन से हैं? जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, K4FeCN6 का एग्जाम्पल लिया था। तो इस तरह के आयन को यदि तोड़ते हैं तो ये जटिल आयन में टूट जाते हैं, निर्माणकारी आयनों का टेस्ट देते ही नहीं हैं। तो CuNH3 का होल 4SO4
यदि आप इसको ब्रेक करेंगे तो SO4 तो निकल गया बाहर, और CuNH3 का होल 4 इस पर कितना आ गया, 2 पॉजिटिव आ गया, ठीक है। तो K2PtF6 जो है आपके पास, ये पोटेशियम यहाँ आ गया, PtF6 कहाँ चला गया, यहाँ आ गया। यदि आपके पास CuNH3 का होल 6 है और CrCN का होल 6 है, यदि यहाँ आप इन तीनों को वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं दोनों को, तो एक पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर, तो जितना नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव भी होगा, यानी आयन कैसे होंगे, बैलेंस होंगे। यहाँ थोड़ा सा इनका मैकेनिज्म आप देख लीजिए कि इनका मैकेनिज्म जो है वो किस तरीके से काम करता है। इनका आयन आप किस तरीके से यहाँ मेज़र करेंगे वो देखने की चीज़ है यहाँ पर। यदि जैसा कि आपको एग्जांपल लिया था हमने K4FeCN होल 6 और यहाँ एक बड़ा ब्रैकेट है, ठीक है। अब इसको जब हमने ब्रेक किया तो 4K प्लस 4 पोटेशियम थे, अब 4 प्लस हैं, तो इसके बाद ये जो पूरा बचा इस पर 4 माइनस होंगे, FeCN होल 6 और इस पूरे पर कितना हो गया, 4 माइनस हो गया। अब यहाँ FeCN का होल 6 को देखिए आप, FeCN इसका होल 6 है, इस पर कितना 4 नेगेटिव आ रहा है, यानी ये जो Fe है ये केंद्रीय धातु परमाणु है और ये लिगेंड है। हमें पता है जो Cn है उस पर -1 होता है। अब यदि हम इस Fe की आक्सीकरण अवस्था निकालने लगे तो कैसे निकालेंगे, Cn माइनस की आक्सीकरण संख्या कितनी होगी, -1 होगी, तो ये 6 की कितनी हो जाएगी, 6Cn की कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई 6 बराबर -6। अब जब इसकी -6 हो गई और इसकी आपको निकालनी है, ठीक है, -6 ये हो गई, और जब इसे बाहर ले जाओगे आप तो ये -4 है, 6 में से 4 चले जाएंगे तो इसकी बैठे +2, अतः Fe की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो +2 आ जाएगी, ठीक है। तो अब कैसे निकालना है, सपोज कीजिए हम इस पूरे को चलो एक बार इरेज करके इसकी ऑक्सीकरण संख्या भी डिटेल में ही निकाल लेते हैं। चलो डिटेल में यहाँ इसकी ऑक्सीकरण संख्या हम निकाल ही लेते हैं। जैसे ये आपके पास था FeCN का होल 6 4 नेगेटिव था, ठीक है। आपको यहाँ पता है Fe की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। Fe की ऑक्सीकरण संख्या मान लीजिए +x है, ठीक है। Cn की ऑक्सीकरण संख्या, Cn माइनस की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई, -1 हो गई। अब आपको पता है टोटल की ऑक्सीकरण संख्या -4, तो आप इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। तो पूरी इक्वेशन कैसे बनेगी आप पर, Fe की ऑक्सीकरण संख्या +6 मल्टीप्लाई Cn माइनस की ऑक्सीकरण संख्या बराबर टोटल कितनी आ जाएगी, -4, जो बाहर आ रही है ब्रैकेट में वो इन दोनों की, देखिए बाहर जो ऑक्सीकरण संख्या आ रही है वो अंदर की ऑक्सीकरण संख्याओं का बीजगणितीय योग है। बीजगणितीय योग मतलब इन सबको जोड़ दो। Fe की कितनी है हमारे पास, Fe की +x है, ठीक है, 6, Cn की कितनी है, -1 है, टोटल कितना है हमारे पास, -4 है। तो ये जो x है -6 हो गया बराबर कितना होगा, -4, तो x = 6 - 4 = +2 आ गया। तो यानी FeCN का होल 6 4 माइनस में जो Fe की ऑक्सीकरण संख्या आएगी वो कितनी आ जाएगी, +2 आ जाएगी। एक बात तो ये है। एक जटिल आयन में एक और विशिष्ट बात है कि इसके कुछ टर्मिनोलॉजी हैं। जैसे इसी का एग्जाम्पल लो, FeCN का होल 6, इसका एग्जाम्पल ले रहे थे हम, ठीक है। यहाँ पर जो ये Fe है, ये Fe को केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु, यानी केंद्र में केवल एक ही धातु परमाणु है, सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम CMA है, ठीक है। इसके चारों तरफ ये जो जुड़ने वाले जो अणु हैं ये कहलाते हैं आपके लिगेंड। इनको क्या कहते हैं हम, लिगेंड कहते हैं, ठीक है। अब ये जो लिगेंड है केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े होते हैं। बाहर ये जो बड़ा ब्रैकेट है ये दोनों के दोनों एक ब्रैकेट में बंद होते हैं जिसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब इनके बीजगणितीय योग के द्वारा हम Fe की ऑक्सीकरण संख्या भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए Fe की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो सेकंड है, इनके बीजगणितीय योग से इनकी ऑक्सीकरण संख्या भी हम निकाल सकते हैं।
कि Fe की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो क्या है, सेकंड है। तो यहाँ से हम इसकी ऑक्सीकरण संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब हमारे पास है कि उपसेचनीय यौगिकों की शब्दावली। अब शब्दावली में सबसे पहली चीज़ वही आ गई केंद्रीय धातु परमाणु। अब क्योंकि हम आपको बता चुके हैं तो इनको आपके लिए समझना भी आसान हो जाएगा कि एक संकुल आयन में धातु परमाणु या आयन होता है जिसे केंद्रीय धातु परमाणु या आयन कहते हैं। इसे कभी कभी नाभिक परमाणु भी कहते हैं। तो केंद्रीय धातु परमाणु आ गया K4FeCN का होल 6 में जो Fe है वो केंद्रीय धातु परमाणु है जिससे लिगेंड जुड़े हुए हैं। इसके बाद आता है संकुल आयन, कॉम्प्लेक्स आयन। यह एक विद्युत आवेशित मूलक है जो साधारण धनायन, मतलब यदि आप बात करें उसकी FeCN का होल 6 कितने माइनस आ जाएगा, इस पर 4 माइनस आ जाएगा। तो ये क्या है आपका संकुल आयन है। तो यह एक विद्युत आवेशित मूलक है जो साधारण धनायन के एक या अधिक उदासीन अणुओं के साथ या साधारण ऋणायन के साथ या कुछ प्रकरणों में धनात्मक समूह के साथ संयोग बनाता है। इसके बाद आपका लिगेंड आ जाता है। जो लिगेंड क्या होता है, ये जो उदासीन अणु या आयन जो केंद्रीय धातु आयन से जुड़े होते हैं लिगेंड कहलाते हैं। उदासीन अणु या आयन जो केंद्रीय धातु आयन से जुड़े होते हैं इनको क्या कहते हैं, हम लिगेंड कहते हैं। दाता परमाणु, देखिए लिगेंड क्या करते हैं, लिगेंड की मैकेनिज्म थोड़ा सा यहाँ समझने की ज़रूरत है हमें कि लिगेंड का काम क्या है। देखिए ये जो Fe था बीच में, ये केंद्रीय धातु परमाणु है, इससे कौन जुड़े हुए हैं, Cn जुड़े हुए हैं। Cn पर क्या होता है माइनस, इसका मतलब इस पर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो इन 2 इलेक्ट्रॉनों को इस Fe2+ को दे देता है क्योंकि ये धनावेशित है और Cn कैसा है, ऋणावेशित है। ये कौन सा बंध होता है जिसमें परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, उपसहसंयोजी बंध होता है। तो ये जो आपका Cn है इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए, यहाँ पे आपका Cn है इसने भी इलेक्ट्रॉन दे दिए, यहाँ आपका Cn है इसने भी इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो इसको यदि आप टोटल देखें ये 2+ है और ये इन सभी Cn पर क्या है, माइनस है। ये लिगेंड है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं केंद्रीय धातु परमाणु को, यानी केंद्रीय धातु परमाणु से ये उपसहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो इस परिस्थिति में यदि आप देखें कितने माइनस हैं, 1 2 3 4 5 6, हमारे पास 6 माइनस हो गए और 2+ हो गए। 6 माइनस में से 2+ चले गए, कितना बचा, 4 माइनस, जो कि बाहर है। तो इस प्रकार ये पूरा का पूरा आपका एक जटिल आयन की जो संरचना है वो यहाँ दिखाई गई है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लिगेंड उदासीन अणु या आयन जो कि केंद्रीय धातु आयन से जुड़े होते हैं लिगेंड कहलाते हैं। दाता परमाणु जो लिगेंड से जुड़ा होता है केंद्रीय धातु परमाणु यानी दाता बंध बनाता है जो इलेक्ट्रॉन के 1 या 2 या अधिक युग्म दे सकता है। ये लिगेंड एक दंती यानी 1 इलेक्ट्रॉन देने वाले, द्विदंती 2 दाता परमाणु, ठीक है, 1 दाता परमाणु है तो 1 दंती, 2 दाता परमाणु द्विदंती और 3 दाता परमाणु है तो 3 दंती आदि हो सकते हैं। अब ये दंत क्या है, ठीक है, इनको भी अभी डिटेल में पढ़ेंगे, एक दंती, द्विदंती और बहुदंती को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक दंती लिगेंड की। एक दंती लिगेंड का मतलब जिसमें केवल एक परमाणु ही इलेक्ट्रॉन को देगा, केंद्रीय धातु परमाणु को एक दंती लिगेंड कहलाते हैं। जैसे हेलोजन्स हैं, एक दंती होते हैं, हेलो कहेंगे इन्हें। OH माइनस को क्या कहेंगे, हाइड्रोक्सो। Cn माइनस को क्या कहेंगे, साइनो। O2 माइनस को कहेंगे ऑक्सो। NH2 माइनस को कहेंगे अमाइडो। S2 माइनस को कहेंगे सल्फाइडो। ये IUPAC में भी यही नाम इनके प्रयोग करने हैं आपको, ठीक है। CNS थायोसाइनेटो और O पर 2 माइनस है तो परऑक्सो। CH3CO माइनस है तो एसीटेटो। NO3 पर माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, नाइट्रेटो। इसको बार बार रिवाइज करने की जरूरत है इन नामों को। S2O3 माइनस जो होता है ये थायोसल्फेटो। NO2 माइनस नाइट्राइटो। CO3 2 माइनस यानी कार्बोनेटो। SO4 पर 2 माइनस सल्फेटो। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। आपके पास इसके बाद आता है उदासीन लिगेंड। उदासीन से मतलब क्या है, ये कार्बोनिल है, ये फॉस्फीन है और ये नाइट्रोसिल है। CO उदासीन से मतलब जिस पर कोई आवेश ना हो। CO का मतलब हो गया कार्बोनिल, PH3 का मतलब हो गया फास्फीन, NO का मतलब हो गया नाइट्रोसिल। आपके पास ये NH3 है, ये अमीनेटो। H2O का मतलब होता है एक्वा और C5H5N का मतलब होता है प्रीडीन। इसे अमाइन भी कहते हैं। ये जो अमीनेटो इन्होंने लिख रखा है ये अमीनेटो ना होके एमाइन है, AMINE, एमाइन। तो ये सभी हमारे पास थे एक दंती लिगेंड। अब
बहुदंती लिगेंड की बात करें तो यहाँ पर देखिए, जैसे ये जो नाइट्रोजन है इस पर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रखे हुए हैं, ये जो नाइट्रोजन है इस पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है और यहाँ से भी। तो बहुदंती लिगेंड यानी 2 या 2 से अधिक दाता पक्ष के साथ होते हैं। तो इसमें जिनमें 2 या 2 से अधिक दाता पक्ष हों, यानी जो इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति रखता है वो दाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर इथिलीन डाइअमीन EN, ये क्या बन गया, इथिलीन डाइअमीन बन गया। अब यदि इसकी बात करें C डबल बॉन्ड O, यहाँ O माइनस और यहाँ O माइनस, ये हो गया ऑक्सिलेटो OX, ये क्या बन गया आपका ऑक्सिलेटो। अब ऐसे ही आपके पास C इधर डबल बॉन्ड NO और डबल बॉन्ड NOH, ये डाईमेथिल ग्लाइऑक्सिम होता है, डाईमेथिल ग्लाई ऑक्सीमेटो, DMG इसको शॉर्ट में लिखते हैं। ये आगे काम आएंगे इसलिए इनको लिख कर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ग्लाइसिनेट आयन यानी GLY, यहाँ पर ये नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है और ये C भी दे सकता है। ये बाइडेंटेट लिगेंड के उदाहरण है, ठीक है। बाइडेंटेट मतलब जिनके पास 2 दांत हों जो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं केंद्रीय धातु परमाणु को। अब हमारे पास आ जाते हैं त्रिदंती लिगेंड। त्रिदंती में हमारे पास एग्जाम्पल है डाईएथिलीन ट्राइअमीन डाइअमीन, ये नाइट्रोजन हो गया, ये वाला नाइट्रोजन हो गया और ये वाला नाइट्रोजन, 3 नाइट्रोजन है यहाँ पर हमारे पास, ठीक है। तो ये आपका डाईएथिलीन ट्राइअमीन डाइअमीन इसका नाम है, ठीक है। ऐसी चतुर्दंती हो गया। ये जो षटदंती है इसको जरूर आप EDTA को लर्न कर लीजिएगा। इसका नाम है एथिलीन डाइअमीन। एथिलीन का मतलब है 2 कार्बन, डाइअमीन 1 नाइट्रोजन इधर और 1 इधर, यानी ये इस तरह से होता है CH2 CH2 NH2, इधर NH2 और इधर NH2, इसको कहते हैं एथिलीन डाइअमीन। अब ये नाइट्रोजन के जो दोनों हाइड्रोजन है इसको हटाकर यहाँ CH2CO इसे एसीटेट कहते हैं ना। इधर भी ये जोड़ दिया गया, इधर भी ये जोड़ दिया गया। तो ये कहाँ से, यहाँ से इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ से देगा, यहाँ भी देगा और यहाँ भी देगा, 4 ये हो गए, और यहाँ से भी देगा और यहाँ से भी देगा, 6 दे रहा है। तो ये षटदंती है, इसमें 6 दांत हैं EDTA में। एथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, 4 एसिटिक एसिड हो गए ना, ये 3 4, ठीक है। CH2CO माइनस CH2CO माइनस। इसको कभी कभी इसका चित्र भी बनाने को आ जाता है कि EDTA में एक बहुदंती लिगेंड है, इसके दंतों की संरचना बनाओ जहाँ से ये इलेक्ट्रॉनों को केंद्रीय धातु परमाणु को देता है। एक होते हैं आपके पास कीलेट लिगेंड। जो बहुदंती लिगेंड होते हैं वो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ कीलेट लिगेंड बनाते हैं। कैसे, ये कोबाल्ट है, सपोज कीजिए 2+ है, और एथिलीन डाइअमीन CH2 NH2 NH2। तो ये जो नाइट्रोजन है ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन दे रही है, तो एक रिंग बन गई है। यदि आप कोबाल्ट से देखें तो ये क्या हुआ, यहाँ नाइट्रोजन है और यहाँ नाइट्रोजन है, तो ये क्या बन गई, एक रिंग बन गई। यानी इस जो CH2 है इसको हम रिंग के द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो चक्रीय फॉर्म में जो रिंग बनती है वो कीलेट लिगेंड कहलाते हैं, ठीक है। यानी बहुदंती लिगेंड जब केंद्रीय धातु आयन से जुड़ते हैं, बहुदंती लिगेंड, ध्यान रखिएगा इसको, एक दंती कभी भी कीलेट नहीं बनाते, तब ये चक्र बनाते हैं जिसे कीलेट कहते हैं, और लिगेंड को कीलेट लिगेंड कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जो अभी मैंने उदाहरण दिया है वो कीलेट लिगेंड का ही उदाहरण था, और यहाँ आप बुक में से देख के 2-3 उदाहरण जरूर उतार लीजिएगा कीलेट लिगेंड की। जो कीलेट लिगेंड होते हैं वो सामान्य जो यौगिक हैं आपके उनसे अधिक स्थायी होते हैं। अब आपके पास है उभयदंती यानी एम्बीडेंटेड लिगेंड। देखिए, एक लिगेंड जिसमें 2 दाता परमाणु होते हैं लेकिन संकुल बनाते समय यह केवल एक परमाणु का ही उपयोग करते हैं। अब हम बात करें एम्बीडेंटेड लिगेंड की, ठीक है। होते तो 2 दांत हैं उसमें, लेकिन जब वो संकुल यौगिक बनाते हैं तो एक ही परमाणु का उपयोग करते हैं, जो कि परिस्थिति और संकुल के प्रकार पर निर्भर करता है। जैसे एक होता है नाइट्रो और एक होता है नाइट्राइटो। ध्यान दीजिएगा, नाइट्रो और नाइट्राइटो। नाइट्रो में तो ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन देगा और नाइट्राइटो में ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देता है, जबकि NO2 ही हैं दोनों। तो नाइट्रो में किसने इलेक्ट्रॉन दिए, नाइट्रोजन ने। और एक नाइट्राइटो ONO, इसमें लिगेंड किसने दिए, ऑक्सीजन ने। साइनो में इलेक्ट्रॉन किसने दिए, C ने। और आइसोसाइनो NC, इसमें इलेक्ट्रॉन किसने दिए, C ने। मतलब आप ऐसे देखिए, साइनो और आइसोसाइनो का ही एग्जाम्पल से मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ। साइनो का मतलब है CN,
ठीक है, और आइसोसाइनो का मतलब है NC, यहाँ C इलेक्ट्रॉन देगा और यहाँ नाइट्रोजन देगा। तो इस प्रकार से ऐसे लिगेंड जिनके पास दांत तो 2 हैं लेकिन वो केंद्रीय धातु परमाणु से एक ही परमाणु जाके बंध बनाता है, ठीक है। तो इस तरह के जो लिगेंड आपके उभयदंती लिगेंड कहलाते हैं। जैसे थायोसाइनाइड में सल्फर जाके जुड़ेगा, आइसोथायोसाइनाइड में नाइट्रोजन जाके जुड़ेगा। अब इसके पास जो अगला हमारे पास प्रकार है वो पाई अम्ल लिगेंड भी होते हैं। देखिए, जो लिगेंड पाई इलेक्ट्रॉन घनत्व की उपयुक्त मात्रा को धातु परमाणु से खाली पाई या पाई स्टार कक्षक में ग्रहण करते हैं या अपने स्वयं के कक्षक में करते हैं तो पाई ग्राहक या पाई अम्ल लिगेंड कहलाते हैं, जिनमें पाई बंध हो। पाई बंध से मतलब एक बंध से ज़्यादा जो बंध होते हैं ना आपके, वो पाई बंध कहलाते हैं। जैसे CO, बेंजीन के जितने भी हैं वो पाई अम्ल लिगेंड हैं। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी थी इस चैप्टर की जो आपको कराई गई। अब हमारे पास आगे है हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर या उपसह संयोजक गोला। देखिए, लिगेंड को केंद्रीय धातु परमाणु के साथ, ये जो पूरा ब्रैकेट है ना, ये उपसह संयोजक गोला है। ये वाला जो बड़ा ब्रैकेट हम बनाते हैं ना, ये ठीक है, वर्ग कोष्टक में केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड दोनों को बंद कर देते हैं हम। ये हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर या उपसह संयोजक गोला है, ठीक है। अगला हमारा उपसह संयोजन संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर। यानी यदि हम लिगेंड को देखें, केंद्रीय धातु परमाणु आयन से जुड़े एक दंती लिगेंड की कुल संख्या उसके केंद्रीय धातु परमाणु आयन की उपसह संयोजन संख्या कहलाती है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो पूछ सकता है कि किसी यौगिक में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। केंद्रीय धातु परमाणु जितने बंध के द्वारा लिगेंड से जुड़ा हो वो उसकी कोऑर्डिनेशन संख्या कहलाता है। ध्यान रखिएगा, एक दंती से जुड़ा है तो जितने लिगेंड हैं उसके बराबर वो संख्या होगी, और बहुदंती से जुड़ा है तो उसकी कोऑर्डिनेशन संख्या जो है वो अलग होगी। देखिए, जैसे यहाँ हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कोऑर्डिनेशन संख्या को समझने के लिए। जैसे ये था हमारे पास FeCN का होल 6 4-, ठीक। यहाँ कितने CN हैं? CN कैसा होता है, एक दंती लिगेंड होता है तो 6 बंध बनाएगा, एक CN एक बंध बनाता है, तो यहाँ इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी? 6 होगी। लेकिन यदि आपके पास होता Fe एथिलीन डाइअमीन, EN से प्रदर्शित करते हैं कि होल ट्वाइस 2+ एथिलीन डाइअमीन का होल ट्वाइस। अब ये कितना, इसकी कोऑर्डिनेशन सम क्या, लिगेंड तो 2 दिखाई दे रहे हैं यहाँ EN। एथिलीन डाइअमीन एक्चुअली में होता क्या है, एथिलीन डाइअमीन होता है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और NH2, यानी यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन देता है और यहाँ से भी एक लिगेंड 2 बंध बनाता है केंद्रीय धातु परमाणु के साथ। तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो गई? 4 हो गई। तो यहाँ इस तरीके से आप कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो लिगेंड की संख्या पर निर्भर करेगा। यदि लिगेंड एक दंती हो, यदि लिगेंड बहुदंती हो तो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जितने बंध बन रहे हैं वो उसकी कोऑर्डिनेशन संख्या को प्रदर्शित करेगा। अब हमारे पास है आयन गोला, आयनाइजेशन स्फीयर। आयन गोला से मतलब है वर्ग कोष्टक के बाहर उपस्थित भाग को आयनन गोला कहते हैं, आयनाइजेशन स्फीयर कहते हैं। यानी इस आयन के बाहर जो चीज़ जुड़ी हुई है, जैसे K4 FeCN6 में जो K4 है वो आयन गोला है, ठीक है। तो इस प्रकार ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो टर्मिनोलॉजी वो समाप्त हो गई है। इसके बाद हम बात करेंगे IUPAC ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है इस चैप्टर का और वो परीक्षा में ज़रूर आता है, ठीक है। तो यहाँ तक इसको आप कर लीजिए, उसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।